सर नॉन पीसीआर तो सारा एटीएम को होता है ना, मतलब पीसीआर के मार्क्स पे अच्छे खासे आ जाए तो नहीं, एक साथ दोनों काउंट। सर इसमें नंबर आ जाते हैं पीसीबी इसमें सही चेक हो जाती है। अबे तो इसमें क्या करना है, तो ऐसे ही फायदा क्या, सर कह रहे कि 9 महीने से नहीं 100 अच्छी होते हैं, 100 में से मैं अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों में इकट्ठे चाहिए। अगर जैसे इसमें पीसीआर पे आ गया 40 हाइपोथेटिकली और उसमें 30 के आसपास तो 70 बनाएंगे, तो 70 के लाएंगे। इंडिविजुअली का कोई रोल नहीं है, दोनों का कोलैप्स है, कंबाइंड। कोई बच्चा इसमें 40 ले आया, वो क्लियर है, पेपर तो क्लियर है। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो आसान पोर्शन होता है उसको लाइटली लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा इनपुट जरूर दे दो। अगर लॉ में आप मान लीजिए 100% मेहनत कर रहे हो, तो 100% इसमें आपको लग रहा है कि मैं तो 10-20% ही मेहनत करूंगा, मत करो। आप 50% मेहनत करो कम से कम। उससे क्या होगा, हमें ऐसा लगता है कि कई बार कि ये तो आसान है, हम इसे जल्दी से कर जाएंगे, स्कोर कर जाएंगे। अच्छा, अगर आसान है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेबर कर दो। तो ये सोच कर चलो कि 40 में से 40 ही ले आओ ना भाई। ये भी एक हाइपोथेटिकल है कि 40 में से 40 नहीं आते, लेकिन आप 40 में से आप 35 तो ला सकते हो। अगर मान लीजिए उसमें 35 ले आए, लॉ में अगर मान इसमें स्कोरिंग हाँ स्कोरिंग है, और सबसे बड़ी बात है लेस टाइम कंज्यूमिंग। सबसे बड़ी बात है लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपको बाकी चीजों में लगेगा। ये चीज है। क्या वो लेट हो गए? लेट हो गए, बस नहीं मिली, कैसे आते हो? बस से आते हो? हाँ, क्या कराओगे? पेपर डिस्कस कब करोगे आप? बस ये खत्म है 1-2 दिन में। आज छठा चल रहा है, 3-4 महीने आपको होमवर्क दिया हुआ है, और एक दिन पूछूंगा और बचा एक चैप्टर, 2-3 महीने। हाँ, आज से टेस्ट स्टार्ट है हमारे। उसमें लिखा मिल जाएगा, सीधे सोच रहे हो आधे घंटे का, ज्यादा नंबर 10-10 नंबर दूंगा, 30 मार्क्स का रख लेंगे या 40 मार्क्स का रख लेंगे, उसी वक्त डिसाइड कर लेंगे, डोंट वरी, उससे कोई नहीं मैटर। क्वेश्चन इस हिसाब से दूंगा, डोंट वरी। नहीं, हाफ एन आवर ही है। नहीं, मैं छोटा सा दूंगा, अभी ये शुरुआत है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना। मेरा है, मैंने कैलकुलेशन की, आपके टोटल मार्क जो मिलाएंगे ना, चैप्टर्स मिला लें तो 30 से ज्यादा नहीं। बीसीआर को भी काउंट कर लें, बीसीआर में 13 चैप्टर हैं, उसमें कितने हैं आपके? पहले में 6, फिर 4, और फिर 3, 6 4 10, 6 4 10 3 13 और 2 15। मैंने कंपनी लॉ को डिवाइड किया हुआ है 5 सेक्शन में, 19 मैंने बना दिया एक तरीके से, 19 और 13 32 और, लेकिन मैं इसके 13 में मानकर चलता हूँ कि 2 चैप्टर को 1 चैप्टर मान, कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो घट पट कर मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास अगर कर ले तो 30 चैप्टर है हमारे, और मैंने आपको एक दिन में 4 चैप्टर का रिवीजन करा दिया, तो एक तरीके से एक हफ्ते में आपका एक राउंड अबाउट आइडिया मिल जाएगा, है ना। आप थोड़ी बहुत तो बच्चा अपने अंदर से डर लाएगा ही, डर हमेशा हमें इनकरेज करता है। आपस में कंपटीशन कुछ तो फील करोगे ना। अब आधे घंटे का लिखने को दूंगा, मेरा मानना क्या है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मानकर चलता हूँ कि अगर 100 में से 80% बच्चे मुझे फॉलो कर गए तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। 20% स्टूडेंट तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट तो ट्राई और लक वाले होते हैं।
मैं उसमें से भी 30% मानकर चल रहा हूँ कि वो ट्राई और लक में वो कह रहे हैं कि चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, अगर सर कह रहे हैं कि तो जो 50% है वो तो मेहनत करेंगे और मैं मेहनत अपने लिए तो करा नहीं रहूंगा। अब छोटे बच्चे आप वो नहीं जो मैं उंगली पकड़ कर करवाऊंगा। मैं तो यही प्रेशर बना सकता हूँ, इसी को कह सकते हैं एक हेल्थी प्रेशर की भाई आज आपका एक छोटा सा टेस्ट है, कल आप रेगुलर इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि रेगुलर से एक आपके अंदर रेगुलरिटी आ जाएगी। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सकते भाई। फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारा ही क्लियर होगा, इंटर में तुम लोग आओगे। मेरे पास पढ़ने आओ ना हो वो तो आपकी चॉइस है, वो तो आपकी चॉइस है ना। लेकिन फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो मेरे अंदर एक संतुष्टि हो जाएगी कि बच्चे मेरे बच्चे पढ़ाई में जो है बेड़ा पार हो अपना तो ये मानना। बाकी जबरदस्ती तो आप किसी को भी नहीं कर सकते। जबरदस्ती तो आज तक कोई टीचर पढ़ा पाया? अगर जबरदस्ती सारे बच्चे पढ़ गए होते तो हर स्कूल का बच्चा इंटेलिजेंट होता। इतना पेरेंट्स पीछे पढ़ते हैं, इतना टीचर्स पीछे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। सारे बच्चे ही पता चला कि कहाँ जा रहे हैं, मेडिकल की सीट में ही जा रहे हैं, सारे मेडिकल करेंगे भाई। जैसे ये आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो तो उसमें सबसे पहले आईएफएससी है। फॉरेन सर्विसेज आज तक टॉप पर ही चल रहा है, आज तक टॉप पर चल रहा है। एक टाइम था जब फॉरेस्ट सर्विसेज ऊपर था, हमारे टाइम पर लोग फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते थे। फॉरेस्ट पैसे का बोल रहा है। अब फॉरेन सर्विसेज है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लाइफ है थोड़ी सी टफ हो गई है, थोड़ी क्या ज्यादा ही टफ हो गई है ना। सड़कों पर चलने की जगह नहीं, हवा में वैसे पोल्यूशन, घर छोटे छोटे हो गए हैं, तो इंसान फील कहाँ करे, खुश फील कहाँ करोगे आप खुश फील कर ही नहीं सकते ना। आप सबके घर कितने, आप इमेजिन करके देखो कि आपको लग रहा है कि मैं घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल लूं, खेल सकते हो? अब वो घर रहे नहीं। पहले होते थे कि हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बच्चे घरों में, इधर से उधर छुप गए, है ना। हर घर में एक ट्री हुआ करता था, अब तो गमला लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। यही तो है। लाजपत नगर, लाजपत हाँ हाँ लाजपत नगर में। तो इसी से चलती रहती है। तो हमें जो है ना समझना है कि हमें लाइफ को कैसे स्मूथ बनाना है। मैं बच्चों को आपको यही समझाता हूँ कि आप बढ़ जाओगे तो लाइफ को स्मूथ बना जाओगे। आपके पास ऑप्शन है अपने इन छोटे छोटे चीजों से बाहर निकलकर एक्सप्लोरिंग है। बहुत लाइफ में एंजॉय करोगे। मैं जब ऑडिट पर जाता था तो मेरे को तो लगता था कि इसके अलावा कोई दूसरी लाइफ होनी नहीं चाहिए। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं तो हर मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। तो मेरा था कि घर से बाहर रहो। अब भी 4 साल घर से बाहर रहा, मतलब एंजॉय। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ जी सकते हो और आप समझ सकते हो। आप सोचो, आई वॉज लिविंग इन बंगलो ऑफ 2.5 एकड़ एरिया। हाँ कभी मिलेगा उससे तो फोटोज दिखाऊंगा। अकेला रहता था, 47 रूम्स थे उसके अंदर, अकेला, किंग साइज लाइफ थी एक तरीके से। कुक आपको मिला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स आपको मिले हुए हैं, स्वीपर आपको मिला हुआ है, गार्डनर आपको मिला हुआ है, क्या चाहिए। कार की चाबी आपको मिली हुई है, ड्राइवरों ने कहा था ना मना ड्राइवर। तो कुछ चीजें हैं जो आप एंजॉय करोगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टडीज ओनली। सर भी कोई चीज की जो लीगल हेड होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? मेरा दोस्त है ना जो वहाँ लीगल हेड है, इसमें बीएचईएल में है। अच्छा बीएचयू, हाँ तो उसको भी इतने बचे बना दो बस। मैं वही तो था, शहर खाने के पैसे उसको देने पड़ेंगे बाकी से। तो मैं भी वही था, मैं भी तो लीगल हेड ही था। आप कौन से होते हैं? मैं एमएचआरडी के थ्रू था, मैं मिनिस्ट्री में था। ये तो बीएचयू मिनिस्ट्री के अंदर था। मिनिस्ट्री क्या करती है आपको एक एक स्पॉट्स अलॉट कर देती है, तो मैं बिलासपुर में था। तो मेरे अंडर तो पूरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। आपके तो फिर बहुत मजे रहे होंगे ना, लीगल हेड में तो बहुत ज्यादा तभी तो कह रहा हूँ, वो तो मुझे अभी भी मुझे अभी भी एरिया मिला हुआ है झारखंड का, मैं जाना नहीं चाहता। बहुत मजे होते हैं लीगल हेड में। मैंने देखा ना, मेरे दोस्त तो मजे से घूमते हैं।
हाँ जी बेटे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी क्लास में टाइम पर आया करो, लेकिन ये आपको पता है कि मैं अपनी क्लास में टाइम पर होता हूँ। सही बात है। और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन की क्लास है, आपसे पहले बीकॉम की क्लास होती है, वो 8 बजे होती है, तो मैं पौने 8 बजे यहाँ होता हूँ। कई बच्चों ने देखा होगा जो जल्दी आते हैं। सभी को देखना पढ़ने को चाहते हैं तो 9 साढ़े 9। तो आपकी क्लास तो 9 बजे थी आज, तो टाइम पर होना चाहिए सबको, उसी हिसाब से प्रोविजन बनाओ। मैं तो सर को बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि मेरे को पहला बैच दे दो सुबह 7 बजे वाला। तो सर ने कहा कि भी जरा सुबह जो यहाँ पर वो आती होगी क्लीनिंग करने के लिए, वो लेडी 7:30 आती है, तो इसलिए मुझे 7 बजे वाली क्लास नहीं मिली। नहीं तो मैं पहली क्लास 7 बजे लेने वालों में से हूँ, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो, चाहे मई हो। और ये भी बता दूं, अभी तो आपको लगता है जो बच्चा एक बार 7 बजे की क्लास अटेंड कर लेता है ना, फिर उससे कोई दूसरी क्लास अच्छी नहीं लगती, फिर तो कहता है 7 बजे की क्लास लो। आप जब आगे बढ़ोगे ना, देखो बढ़ ही रहे हो आप तो आगे, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज साथ में फाउंडेशन, प्रोफेशनल कोर्स, बढ़ गए ना आगे। हमारी आपकी इस कोचिंग लाइन में कुछ एक टीचर्स, अब बेशक से वो एजेड हो गए हैं, उन्होंने मार्केट से एग्जिट कर लिया है, लेकिन कुछ एक टीचर्स, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो टीचर्स ऐसे रहे हैं जो बहुत दूर पढ़ाया करते थे, आपकी साउथ दिल्ली से बहुत दूर, जहां पहुंचने के लिए कम से कम हमें पौना घंटा 1 घंटा लगता था। और उनकी क्लास 7 बजे, कल 7:01 पे डॉट स्टार्ट। आप अपनी घड़ी मिला सकते थे उनके अपीयरेंस से कि जैसे ही डोर खुला तो समझ लो 7 बजे। ऑल दो वो पढ़ाते अपने घर में ही थे, उन्होंने अपने घर के ऊपर एक टेरेस पे ऑडिटोरियम बना रखा था, जिसमें करीबन एक साथ 150 बच्चे बैठ जाते थे, काफी बड़ा घर था। 4 घंटे की क्लास थी, 4 घंटे की क्लास लेते थे वो, और 2 घंटे के, हाँ करीबन 300 गज का उनका घर था, 200 गज में ऊपर एक उन्होंने ऑडिटोरियम बना रखा था पूरा सिर्फ इसी पर्पस, क्योंकि वो फुल टाइम इसी में थे डिवोटेड। 7 बजे पहली क्लास, 9 बजे कमरे के बाहर टी और साथ में ग्लास रख जाते थे, सारे बच्चों को 10 मिनट का ब्रेक मिलता था, चाय पी, चाय के साथ हर किसी को एक एक या 2-2 बिस्किट मिलते थे, फिक्स था डेली का। लेकिन ये कंडीशन थी कि 7:01 के बाद मैं जिस वक्त क्लास में घुस गया तो क्लासरूम लॉक हो जाएगा, नो वन विल अराउंड। अब आप सोचो, आप जितनी मर्जी दूर से आ रहे हो, ही डोंट बॉदर एट ऑल, कोई मतलब नहीं, अब आप लॉक करते रहो। एक नाम तो बहुत ही फेमस है, उनका नाम लेने में मेरे को फील नहीं होगा, क्योंकि आई फील प्राउड टू बी कि भाई मैं उनके साथ पढ़ा हूँ और एक जगह तो उनके साथ पढ़ाया भी है। तो गिरीश आहूजा सर इनकम टैक्स के टीचर रहे हैं, वो इतने पुराने टीचर हैं कि हम स्टूडेंट थे उस वक्त भी वो टीचर थे, टैक्स की बुक भी लिखी है वो, टैक्स की बुक भी लिखी हुई है उन्होंने, और मास्टर है वो, मतलब टैक्स के मास्टर माइंड। सीए इंस्टीट्यूट उनको हायर करता था, एंड यू कांट इमेजिन वो जो फीस सीए इंस्टीट्यूट से चार्ज करते थे, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वो फीस ही ऐसी थी कि कोई टीचर उस फीस पर पढ़ा ही नहीं सकता, नोबडी, इवन आई कांट। और काफी अच्छे रहे हैं वो, मतलब उनका अपना वैसा भी अपना फॉर्म बहुत अच्छी फॉर्म रही है, उनका कुछ अपना और भी है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ भी पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी आपकी सक्सेस की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेयर है बेटा, ये चीज हमेशा याद रखो, लाइफ के हर पार्ट में पंक्चुअलिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आपकी किसी भी चीज से सबसे ज्यादा जरूरी है पंक्चुअलिटी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पंक्चुअलिटी, जितनी मर्जी सक्सेस ले लो, जो पंक्चुअल है वही सक्सेस है, सक्सेस उसी को मिलनी है, बिना पंक्चुअलिटी के सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। तो अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ, मुझे पता है सड़कों पर ट्रैफिक है, मुझे पता है सब कुछ है, लेकिन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपको पता है कि सड़कों पे ट्रैफिक
8:30 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सबको 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। मैं क्यों प्रेफर करता हूँ सुबह की क्लास, कि सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता, आराम से आ जाओ। बेसिक्स ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हमें इसमें से पता होता है। चैप्टर को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जैसे राइटर ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर वही सब चीजें हैं। अगर आप इसी चैप्टर के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइटर का रोल क्या है। बेसिक्स ऑफ राइटिंग, हाथ आगे कर लो। बेसिक्स ऑफ राइटिंग क्या कह रहा है? हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इंटरचेंज हो जाओ। आप चारों इंटरचेंज हो जाओ। इधर आ जाओ, आप दोनों इधर चले जाओ, आप इधर आ जाओ तो। मुझे अच्छा नहीं लगा ना, मुझे भी तो अच्छा फील कराओ। मैं भी तो पढ़ाने आया हूँ, अगर आप पढ़ने आए हो तो मैं भी पढ़ाने आया हूँ। हाँ जी बेटे। इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। ये तो रात पे ही भेज दिया। इस बार तो मैंने कहा था पहले ही भेज दूंगा। मैंने कल ही कहा था कि एक दिन पहले भेज दूंगा, तो मैंने कल ही भेज दिया था रात को। आप जब सारे साइलेंट हो जाओगे स्टार्ट तभी करूंगा। साइलेंट मतलब होता है पंखे की आवाज आ रही है सिर्फ, मेरे अलावा बहुत सारी आवाजें गुनगुना रही हैं। थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लो यार टीचर की। इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों की, आप उसका 10% तो कर दो। इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि राइटिंग यानी आप यहाँ पर समझेंगे कि ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैप्टर बना है, कि वो डिफाइन करना चाह रहा है कि हाउ डू यू राइट, आप एक राइटर कैसे बन सकते हैं। आप अगर एक प्रेसी राइट करते हैं तो आप इंडायरेक्टली एक राइटर हैं। आप एक लेटर राइट कर रहे हैं तो आपके अंदर राइटर वाली फीलिंग आ रही है। यानी आप जब राइटर बनेंगे तो कुछ भी राइट करेंगे तो राइटर तो आप हो ही गए। तो यहाँ पर उस चीज की बात हो रही है। मैंने स्टार्ट किया था कि हम रिवर्स जानबूझकर ये शुरू के कुछ एक चैप्टर्स हमने स्किप किए थे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उन पर फोकस कर लें। तो हमने काफी अच्छा फोकस कर लिया, उन चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस कर लिया। फिर से कह रहा हूँ कि जो इनके अंदर सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखी है, तो इसके ऊपर गो थ्रू जरूर करते रहना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो एक एक दो पेज के आपको पीडीएफ भेजे हैं इसी से आपका कंटेंट कवर होगा। इससे आपका टेक्सचर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सैंपल्स और जो इलिस्ट्रेशन है वो जरूर देखनी है, इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है। मैंने टेक्स्ट इसलिए इसको किया छोटा क्योंकि ये काफी कुछ लिख रहा है, मैंने उसमें से छोटा कर दिया, इतना छोटा किया कि जैसे प्रिसाइज, जितना आपको जरूरत थी उतना कर दिया है मैंने। ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि जब हम एक लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये अपने आप में जो 4 आपके पास बेसिक्स, ये ऐसी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, इनके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट में वो कह रहा है राइटिंग। बेटे आपको बार बार हम रीडिंग के लिए बोलते हैं, मैं रीडिंग आपसे करवाता भी था। रीडिंग अपने आप में एक परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। हम लोग रीड करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैसे, अपने लिप्स को बंद रखकर। दैट इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट रीडिंग, ये हमेशा याद रखना। परफेक्ट रीडिंग वही है जब आपने जो वर्ड बोला वो आपके कान को खुद भी सुनाई दे।
दूसरे को दे अलग बात है, लेकिन आपको जरूर सुनाई दे, वो एक परफेक्ट रीडिंग का पार्ट बनता है। स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आपको भी आगे जब मौका मिलेगा, जब आप अपने टीम लीडर बनेंगे या आप जब किसी भी ब्रांच हेड या कुछ भी हेड बनेंगे, अभी जैसे बात हो रही थी, तो आपको जब लीड करना है तो वहां पर आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने जरूरी है। आज अगर मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ, कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसी वजह से आप सुन रहे हैं, है ना, नहीं तो मार्केट में बहुत पहले का रिजेक्ट हो चुका होता। नेक्स्ट, लिसनिंग। अब ये जो आप काम कर रहे हो ये लिसनिंग है। मैं रुका इसी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि जब तक लिसनिंग की आदत आप नहीं डालोगे बेटे, आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं सुधरेंगी नहीं। निखार लाना, एड ऑन करना, ये हर कोई जानता है कि हमने अपनी लाइफ में टिल एंड ऑफ आवर डे हमने एवरीडे लर्निंग करनी। संसार में, ब्रह्मांड में इतना कुछ है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे सब कुछ का नॉलेज है। आप अपने जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बावजूद भी वहां पर हमेशा स्पेस होगा लर्निंग का। थोड़ी देर वहां पर हमेशा उसमें फिर भी स्पेस होगा लर्निंग का, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए नेवर डू प्राउड ऑन योर सेल्फ। जब भी आपको लगे कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट होना, नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राउड मत करना। हम यहाँ पर बात इसीलिए कर रहे हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ राइटिंग। वो राइटिंग के स्किल्स पर आपसे बात करना चाह रहा है। क्या कह रहे हैं? अब राइटिंग के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इतना आसान नहीं है। शुरू से ही पहले दिन से आप सब मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि सर हमें हाउ टू वी राइट द आंसर, कैसे लिखें। इसका मतलब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राइटिंग अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना स्ट्रेटेजिक है कि अगर हम उसे ठीक से ना लिखें तो हमें मालूम है कि उसका इंप्रेशन रॉन्ग जाएगा। मैं ठीक से ना लिखूं, आप ठीक से ना लिखें, तो इसका मतलब आंसर मार्क्स हमें उतने नहीं मिलेंगे। तो राइटिंग अपने आप में स्टार्टिंग ही कर रहा है कि राइटिंग अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। इसलिए उसमें हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रिक्वायर्स क्या है? सबसे पहला वास्ट नॉलेज। आप अगर किसी भी कंटेंट के बारे में लिखना चाह रहे हैं, हम लोग याद करते हैं और उसको लिख देते हैं। वो एक सिर्फ पार्ट, वो पार्ट है जो आपने याद किया और लिख दिया। क्या सिर्फ इतना सही होता है राइटिंग में? नहीं। आपने याद किया और लिख दिया, वो आपका एक एग्जाम का पार्ट है। लेकिन आज अगर आपको कहा जाए कि आपको लिखना है और ऐसा लिखना है कि जिससे आप पूरे पब्लिक को एड्रेस कर सकें, यहां पर मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, यहां पर आपकी नॉलेज मैटर कर रही है। तो आपको लिखने से पहले आप क्या करना शुरू करेंगे? आप टटोलना शुरू करेंगे। होता है ऐसा? मुझे मौका मिला एक बार लिखने के लिए, हमें रामायण के ऊपर मुझे एक छोटा सा आर्टिकल लिखना था। जिंदगी भर सुनते सुनते थक गए, है ना, स्टार्टिंग से लेकर आज तक सब कुछ याद है। मैं आज आपको बोलूं बेटा रामायण के ऊपर आपको लिख कर आना एक पेज, आप परफेक्टली नहीं लिख पाओगे। ऑल्दो पिछले 20 साल से, इस 20 साल में से आपके जो सेंस वाले साल है, कम से कम 12-13 साल तो ऐसे हैं जिसमें आप बिल्कुल विद इन सेंस कुछ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लिख पाएंगे आप। अब जब आपको लिखना होगा और आपको पता चल जाए कि इसमें तो मार्क्स हैं, सी इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन इशू कर दी कि 10 नंबर का है, घर से होम टेस्ट है, आपको घर से लिख कर लाना है इसके ऊपर, तो क्या आप ऐसे ही लिखाओगे जो आपको याद है? इसका मतलब नॉलेज नहीं है ना। इसका मतलब नहीं है नॉलेज हमारे पास उतनी कि हम लिख सकें जब मार्क्स की बात आए तो ऐसी सिचुएशन में वो बताना चाह रहा है कि एक राइटर के पास वास्ट नॉलेज होनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट में लिख रहा हो, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट में लिख रहा हो, है ना। वास्ट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर वोकैबुलरी था। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। नेवर टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपकी स्ट्रांग नॉलेज, आपकी स्ट्रांग वोकैबुलरी आपकी है। हम लोग हमेशा याद करते हैं उतना जितना, मैंने पहले कल भी मैं यही बोल रहा था, जितना मेरे को पड़ोसी को याद है उससे थोड़ा सा याद कर लो, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। तो वास्ट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है अगर आप राइटर हैं तो।
ये वोकेबलरी की बात कर रही हैं, हम नॉलेज की बात करें तो हर जगह वही है. देन वैलिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. सेकेंड चैप्टर में सेंटेंसेस आए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है वहां पर, उनके स्ट्रक्चर्स हमें पता होने बहुत जरूरी है, उसकी बात कर रहे हैं. देन करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज. ग्रामर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो एसेंशियल रिक्वायर्ड है इसके एक्चुअली. और फोर्थ में क्या कह रहा है, प्रेजेंटिंग कंटेंट इन लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर. क्या आप कभी आंसर ऐसे लिख पाएंगे कि चलो ऐसा करते हैं, अभी पहले लास्ट वाला पॉइंट सबसे पहले बता देते? नहीं. आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक सीक्वेंशियल में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं और सामने वाले को भी आप सेटिस्फाइड कर सकते. ठीक है जी. वो क्या कहता है आगे देखो, एक छोटा सा नोट है इसमें. इसका पेन कैसे ऐड होगा भाई? हो गया. मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन. बेसिकली हमें पता है कि बिना ब्रेन के हम कुछ भी नहीं कर सकते. जब हम लिखने पर आते हैं तो ब्रेन हमारा क्या यूज करता है, दिमाग में टेक्स्ट क्रिएट करता है, उनको वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है. हम लोग नॉर्मली मिक्स लैंग्वेज वाले लोग हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं. कई बार लोगों को हमें लगता है कि जो अंग्रेज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचते और तड़ातड़ बोलते जाते हैं, वो उनका मदर टंग है. एक्चुअली मदर टंग हमें अपने आप में इतना एक्सपर्ट कर देती है कि वहां पर हमारा इतने साल से एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो सब कुछ वर्ड्स अपने आपस में ऑर्गेनाइज हो चुके होते हैं, उनके यहाँ ऑर्गेनाइज हो चुके होते हैं. हमारे यहाँ हिंदी ऑर्गेनाइज हो चुका होता है, लेकिन हमारे बीच में भी हैं जो लोग इंग्लिश एकदम से फ्लुएंटली बोलते हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिस ने उनको ऑर्गेनाइज करना सिखा चुके होते हैं. लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज पर हैं या हम थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग स्टेज पर हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स. अंदर ही अंदर हम वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद उसको हम किस में कर देंगे, एक सेंटेंस की सीक्वेंशनली में कन्वर्ट कर देंगे, और तब जाकर एक सेंटेंस कन्वर्ट होता है. सो दैट दे मेक सेंस ऑफ टू द रीडर. यानी जो मैंने सेंटेंस लिखा फिर मैं उसे रीडर को पढ़ने के लिए बना सकता हूं कि ये सेंस है मेरी जो मैं बोलना चाह रहा था. गॉट दिस पॉइंट? फिर कह रहा है कि राइटिंग अपने आप में क्या है, द स्किल दैट नीड्स टू बी होन्ड एंड डेवलप्ड एज. इसका क्या मीनिंग है? ठंडा लगेगा तो बता देना, बंद कर देंगे, थोड़ी सी सफोकेशन बात करें. दैट नीड्स टू बी होन्ड एंड डेवलप्ड. होन का यहाँ पर क्या मीनिंग है? प्रैक्टिस कह लो, शार्पनेस कह लो, एक्सपर्टीज कह लो. बेसिकली यहाँ पर इसका मीनिंग है शार्पनेस. आप इसके अंदर, आपके अंदर फिनिशिंग टच हो. ठीक है जी. क्या कह रहा है, राइटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी होन एंड डेवलप एज. इसी के अंदर भी मैंने कुछ एक वर्ड पर फोकस किया है. सबसे पहला क्या है, यूज टू एक्सप्रेस. आप इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाएं, आपका लिखने का स्टाइल इतना शार्प हो कि आप जो आइडिया या जो ओपिनियन अपनी राइटिंग के थ्रू बताना चाहते हैं वो एक्सप्रेस हो जाए. वो क्या हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए. सेकंड क्या कह रहा है, कंटेंट डेवलपमेंट एंड कंपोजिंग. ऊपर भी उसने यही कहा था कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसके पास डाटा आएगा, डाटा को वो ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद तुरंत उसको सीक्वेंशली प्रेजेंट करेगा. तो यहां पर वही सेकंड आ गया कि कंटेंट डेवलपमेंट एंड कंपोजिंग. आज आपको एक मान लीजिए लाल किले के ऊपर आर्टिकल लिखना पड़ जाए,
जैसे स्कूल लाइफ में होता था बहुत, कि कुछ भी पूछ लिया, होता था ना। अभी न्यू ईयर आने वाला है, 2 महीने बाद आपको कहा कि न्यू ईयर के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, शुरू कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर देगा, और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद एक सीक्वेशनली बनाकर एक आर्टिकल में कन्वर्ट करेगा, पैराग्राफ या जिसको जो भी कह सकते हैं, वही करेगा ना। फिर क्या कह रहा है, थर्ड, जो राइटिंग है अपने आप में, आपने जो लिख लिया, मैंने ये लिख लिया, मेरे पास सेव हो गया, अगले बैच के बच्चों को भी आराम से दे सकता हूं, एडिशन डिलीशन करना इजी है। तो क्या कह रहा है, ऑफिशियल एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स, मेरे रिकॉर्ड्स में तो आ ही गया, मेरे रिकॉर्ड्स में तो आ ही गया ना। तो ऑफिशियल क्या है कि सुमित सर के पास भी तो जाएगा ये। अगर मैंने मेल आपको किया है, मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, तो ग्रुप में ऑफिस का अकाउंट एक वो भी है, तो यानी ऑफिस के रिकॉर्ड्स में भी चला गया और मेरे रिकॉर्ड्स में भी आ गया, आपके पास भी आ ही गया। फिर क्या कह रहा है, क्रिएटिव राइटिंग ब्रिंग्स टू अस वैल्यूएबल फिक्शन, क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, क्रिएशन जहां पर आ जाए वहां तो फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। भाई हम देखते हैं स्पाइडरमैन तो असलियत में है नहीं, किसी ने तो सोचा, किसी के ब्रेन ने तो उसको बनाया होगा ना। जब किसी ने स्पाइडरमैन बनाया तो उससे पहले कुछ और रहा होगा। जब मैं छोटा था, बच्चा मतलब 6-7 साल का, तो एक जॉइंट जॉइंट रॉबर्ट बोलते थे, पता नहीं कुछ इस तरीके का आता था, रोबोट होता था वो, और उसको देखने हम जाते थे सारे। पहले तो हमारे टाइम पर तो टीवी कुछ ही सिलेक्टेड घरों में होते थे ना, तो सारे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे घर में होकर किसी एक दोस्त के यहाँ कि भाई वहीं जाएंगे देखने। जायंट रॉबर्ट, पता नहीं नाम भूल गया उसका मैं, सारा वो एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस हुआ करता था, वही जैसे बन जाता है और वो लड़ने जाता था हर किसी से। सर आप लोगों के टाइम में तो आगे बात में काम करते मैं हमने शक्तिमान अरे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। तो यानी ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है ना, ये क्रिएटिविटी तो है, और उसके हिसाब से ही आपके अंदर क्या होगा, फिक्शन नॉन फिक्शन सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो देखो वही कह रहा है, क्रिएटिविटी राइटिंग्स ब्रिंग्स टू अस वैल्यूएबल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, और इसी के बेस पर क्या आगे चली, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स, जिनको आप लोग क्या बोलते हो, नॉवेल्स नहीं, कॉमिक बुक्स, कॉमिक बुक्स, और कुछ भी बुक्स इस तरह की बुक्स होती थी बहुत सारी, वो अब भी छपती हैं, वो तो खैर अब भी पढ़ते हैं लोग, स्टोरीज एंड इवन बायोग्राफीज आल्सो। अब बायोग्राफीज के ऊपर कितनी सारी बुक्स बन गई हैं, अब तो पिक्चर्स तक बननी शुरू हो गई, एक फैशन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ अर्निंग। अभी मैं पीछे, चेतन भगत ही है शायद, ही वॉज नॉट द ऑथर एक्चुअली, चेतन भगत बाय प्रोफेशन कुछ और था, इंजीनियर था, बाय प्रोफेशन ही वॉज इंजीनियर, और कुछ हुआ, उसने एक बुक लिखी तो आज वो ऑथर बन गया, आज वो राइटर बन गया, उसने इंजीनियरिंग का प्रोफेशन ही छोड़ दिया। ऐसी हर जगह है। एक सीए था, आपने देखा होगा कितने सारे सीए जो है एक्टिंग की लाइन में है, ऑल्दो दे आर प्रोफेशनल एक्टिंग। क्या बात कर दी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो जो एक बंदा है वो सीए है, वो जो वही है जो सबसे मेन कैरेक्टर, फनी कैरेक्टर जिसको दिखाते हैं, वो सीए है वो। नहीं नहीं, जिसकी शादी नहीं हो रही, पोपटला, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो मेन बात उससे मत भटको, बात उससे मत भटको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो वो तो एक्टर है, लेकिन मैं राइटर, चेतन भगत से हमने स्टार्ट किया, राइटर बन गया वो, बहुत अच्छा लिख रहा है, और ऐसे बहुत सारे राइटर्स जो हैं ऐसे ही बने हैं, जो ऑल्दो स्टार्टिंग में राइटर नहीं थे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है, सोर्स ऑफ अर्निंग, चेतन भगत अब इतना पैसा कमा रहा है कि जितना शायद वो एज इंजीनियर समाई सोच ही नहीं सकता था। उसकी एक एक बुक की करोड़ों करोड़ों कॉपियां बिक गई, इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर। एक कॉपी पर उसने, मान लो मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा, 10 रुपया कमा लिया, और 1 करोड़ कॉपी बिकी, तो 10 करोड़ तो उसने बस वैसे ही कमा लिया। और ऐसी कई किताबें हैं उसकी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्लैरिटी।
ये तो हर जगह है। पीछे भी हमने कौन सा पढ़ा था, उसमें हर जगह क्लैरिटी था। लास्ट चैप्टर्स में हर जगह क्लैरिटी आ रहा था। अगर आपके राइटिंग के अंदर क्लैरिटी नहीं है तो वो राइटिंग स्किल नहीं कहलाएंगे। आप लोग जो आंसर लिख कर आओगे एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप राइटर हो, आप जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर राइट कर रहे हो, तो उस वक्त आप राइटर हैं उस 3 घंटे के लिए। अगर आपका आंसर में क्लैरिटी नहीं है तो क्या मार्क्स ले पाओगे? और अगर आप एज अ प्रोफेशनल कोई चीज राइट कर रहे हो और उसमें क्लैरिटी नहीं है तो कौन पढ़ेगा? और कोई नहीं पढ़ेगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रेफरेंस। लेटर रेफरेंस, मान लीजिए बुक के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुआ, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो बुक के अकॉर्डिंग इतना पोर्शन तो मेरा सेफ है, और ये उस रेफरेंस में काम आएगा कि नहीं आएगा? कई जगह सिलेबस सेम है, ऐसा थोड़ी है कि जो चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सीएस में नहीं है। सीएस में भी काफी सारे कंटेंट सेम होते हैं, उनकी रेफरेंस में काम आ जाएंगे। ठीक है जी। क्रिएट्स अ परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन। चेतन भगत की बुक एक परमानेंट, कुछ साल बाद वो स्क्रिप्चर कहलाएगा एक तरीके का, है ना। लोग उसको कहेंगे देखो जी क्या बुक है। या और भी ऑथर्स की एक एग्जांपल जो उसका फर्स्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने ले लिया। एंड लास्ट कह रहा है इट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना कुछ पढ़ा और हर वक्त हमने यही कहा कि राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बिना राइटिंग फॉर्म के बनता है, लीगल भी है, बट गारंटी क्या है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास कुछ और रिकॉर्ड हो, मेरे पास कोई और एविडेंस हो। लेकिन अगर राइटिंग है, सिग्नेचर्स हैं, सब कुछ है, तो हम लोग कोर्ट के अंदर इजीली उसको फाइट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो हर जगह है। तो ये इसके सिंपल से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे राइटिंग स्किल्स को और शार्प करते हैं, होन करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर वही हर जगह जैसे स्टेप्स, तो यहाँ पर स्टेप्स क्या हैं? जब भी आप कुछ लिखने जा रहे हैं, ये जनरल बात हो रही है। अभी यहाँ पर उसने ये नहीं कहा आपको कि आपने पैराग्राफ लिखना है या आपने प्रेसी करना है या आपने आर्टिकल लिखना है या लेटर करना है। सिंपल राइटिंग की बात कर रहे हैं। कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप नॉवेल लिखने जा रहे हैं, सिंपल। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? जल्दी जल्दी से सेलेक्टिंग अ टॉपिक। बट ऑब्वियसली मैंने जब रात को डिसाइड किया कि हाँ भाई इसको बनाना है, तो मैंने टॉपिक डिसाइड किया कि हाँ भाई इस चैप्टर को लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? डिसाइड, सेलेक्टिंग अ टॉपिक। सेकंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अगर किसी चीज को, जैसे मैंने आपको कहा कि आज आपको अगर लिखना पड़ जाए, जैसे इन्होंने उस दिन आर्टिकल लिखकर मुझे भेजा, इन्होंने मुझे भेजा तो इनके दिमाग में सोचना शुरू किया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैच चल रहा है लिख लिया, अच्छा ये हुआ, नहीं। हमने क्या कहा था कि पूरा मैच देखने के बाद लिखना है। मैच देखने के बाद इन्होंने अपने ब्रेन को टटोला होगा, सारा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको कन्वर्ट किया एक फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको लिखना है, जो आपको चाहिए। तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रेनस्टॉर्म, नोट डाउन ऑल रैंडम थॉट्स। आप ये कर सकते हो कि उस वक्त नोट डाउन कर सकते हो छोटा छोटा पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको एक बार बताया होगा कि मैं किसी एक स्पिरिचुअल प्लेस पर चला गया, वहां पर मैं उनकी प्रीचिंग सुन रहा था, मैंने नोट डाउन करना शुरू किया। खैर ठीक है, वो उनका अपना स्टाइल था, दे क्रिटिसाइज में कि आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। देन मैंने भी उनको एकदम से बोला, यही चीज मैंने उनको बोला कि अगर मैं नोट डाउन नहीं करूंगा तो आप 1.5 घंटे बाद लेक्चर खत्म करेंगे तो कितना क्वेश्चन मुझे याद रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। तो वही है, नोट डाउन करता जाऊंगा तभी तो मैं ब्रेनस्टॉर्म, मतलब जब मैं अपने ब्रेन को यूज करूंगा बाद में, तभी तो मैं कुछ अच्छा सा ब्रीफिंग बना पाऊंगा। तो इस चीज को वो कहना चाह रहा है। जो भी आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, आप उनको लिखते जाइए। ठीक है? आप कभी सोच कर देखना कि आप कोई फिक्शन लिखना चाहते हैं, अपने आप इमेजिन, एग्जाम के बाद, अभी नहीं, एग्जाम के बाद कहीं अभी लिखना शुरू हो जाओ, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि चलो आज कुछ ऐसे लिखते हैं, फिक्शन सर ने कहा था। नहीं, एग्जाम के बाद लिखना। आप देखना तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान है, पता चल जाएगा।
जब राइटर बनने की कोशिश करोगे समझ में आएगा कि हाँ टफेस्ट जॉब है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी तो सुनने में आसान लग रहा है बट इट्स वेरी टफेस्ट जॉब, वही चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज कर रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट। अब आपने आइडिया सोच लिए, सब कुछ कर लिया, इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर लिया, अब आप उसे क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने में इसने बहुत कुछ चीजें समझाई हैं, आपको अपने बुक में से भी देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने में आपको इसने कहा है एक रे डायग्राम, एक सीक्वेंशियल फॉर्म, कंपैरिजन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कॉज एंड इफेक्ट। आप देखेंगे, देखो जरा निकाल लो, कुछ डिजाइन बने हुए हैं रे डायग्राम में, ये आप लोग करते रहे हो नॉर्मली, है ना। हम एक पॉइंट लिखते हैं फिर एरो डालते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, सीक्वेंशियल फॉर्म, नंबर 1 नंबर 2 जैसे हम पढ़ा ही रहे हैं सीक्वेंशियल फॉर्म, वो सीक्वेंशियल फॉर्म है अपने आप में। थर्ड क्या कह रहा है, कंपैरिजन एंड कंटेंट, हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़े हुए ना, तो कंपैरिजन आप ऐसे ही करते हो, इधर बीधर उनके आपस में कंपैरिजन, वो अपने आप में क्या है, वो ऑर्गेनाइजिंग एंड कंटेंट टीम में पार्ट का पार्ट है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम लिख के राइट साइड में उसका सॉल्यूशन लिख दिया। कॉज एंड इफेक्ट, सेम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जैसा ही कॉज एंड इफेक्ट आ गया, ये कॉज और इसका इफेक्ट क्या क्या, लेफ्ट साइड में कॉज लिखा, राइट साइड में इफेक्ट लिख दिया। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि भाई आपने गंदा पानी पिया, उसके इफेक्ट्स लिख दिए, बीमार पड़ेंगे, डायरिया होगा, इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें, वो इफेक्ट्स। ठीक है जी, ये है ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट। आप इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देन यू स्टार्ट राइटिंग। ऑर्गेनाइज होने के बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइटिंग। यही सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या कह रहा है, इस वाले पैराग्राफ को जरा एक बार सेल्फ स्टडी कर लो सभी लोग, एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है आपने, बुक में भी सेम है, ये भी सेम है, मैंने इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। पढ़ना ही एनेक्डोट्स क्या होता है, ये स्टोरीज के लिए यूज होता है। एनेक्डोट्स है छोटी छोटी स्टोरीज बीच में ऐड कर देना, जैसे मैं पढ़ाते हुए स्टोरीज ऐड कर देता हूँ टू मेक इंटरेस्टिंग, है ना, अदरवाइज बोरिंग शुरू हो जाएगा। लिखने के लिए राइटर के लिए रखना होता है, मैं बताता हूँ, जब आप राइटर बनोगे ना तो ये सब चीजें आप कर रहे होगे, आपको पता नहीं होता एक्चुअली। उन्होंने, जिसने ये लिखा उसने राइटर्स के ऊपर रिसर्च किया, राइटर्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक टेक्स्ट बन गया, एक्चुअली ये होता है। आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से ये अकाउंट्स डेवलप था, ऐसे ही अकाउंट्स था, डेबिट क्रेडिट बचपन से ही आप आ गया क्या, बताओ। कितना दुख हो रहा है इसे बताओ। बेटा करियर डेवलप कर दिया तो तुझे किसने कहा सीए कर, ये बता। मतलब करियर इसी में है, पैसा इसी में है, लेकिन तब भी कोसना इसी को ही है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। क्या हो जाएगा, सीए की भी जॉब मिल जाएगी कुछ टाइम बाद में, क्या है टेक्नोलॉजी उनकी वो ले लेगी जगह। भाई बचपन से देखता आ रहा हूँ टेक्नोलॉजी हर चीज की जगह ले रही है, लेकिन कुछ आज तक बदला नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बाद और भी बहुत ऑप्शंस आते हैं। मैं भी ऐसे कुछ नहीं होता, सबके देखो, आई एम नॉट मेकिंग एनी क्रिटिसिज्म कि भाई किसी और के साथ, जो सबके अपने अपने हो, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन नेवर डू लाइक दैट कि भाई आज अगर एक चीज आएगी तो उसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, तो क्या पेट्रोल कार बंद हो जाएगी? और अगर बंद भी हो गई तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा क्या? मार्केट से सारी बसें बंद हो गई जो पेट्रोल और डीजल वाली चलती थी, तो क्या बसें नहीं चल रही? टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आप भी तो चेंज हो गए, आपको चेंज तो होना पड़ेगा। आपको अपने आप को हमेशा वक्त के हिसाब से चेंज करना तो आपको जरूरत है। जब हर सेकंड आपकी बॉडी चेंज होती है, जब हर सेकंड आपके व्यूज चेंज होते हैं, तो व्हाई कांट यू चेंज योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी? मैं भी आया ना, तो आपके सामने आप ही के बैच से सीखा हूं ना इस पर पढ़ाना। मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप ही के बैच से स्टार्ट कर रहा है मैंने यहाँ इस पर पढ़ाना। आज मुझे आप बोर्ड दे दो, मैं बोर्ड पर ही पढ़ाने वाला एक्सपर्ट बन रहा हूँ। लेकिन मौका मिला तो आगे बढ़ गए। कोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग, कोई भी वकील नहीं जानता था कि भैया ऑनलाइन कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग होती है। ऑल्दो होती थी, लेकिन इस तरह की नहीं होती थी जो इस तरह की प्रोसीडिंग की घर बैठकर हो गए। पहले होती थी, लेकिन वो इनसाइड द कोर्ट ही हुआ करती थी। क्या? ऑनलाइन मीटिंग और क्या, सब कुछ ऑनलाइन। अरे कोरोना के टाइम पर तो ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या हो गया। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, धीरे 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 समझ में आता है। लोग देखो क्या होता है, हर नई चीज के शुरू शुरू के में कुछ ड्रॉबैक्स दिखते हैं। अब एक वकील साहब अपने फार्म हाउस से ही कोर्ट अटेंड कर रहे थे, ये तो न्यूज में भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सिर्फ ऊपर अपना कोट और शर्ट डाली हुई थी, नीचे टॉवल डाला हुआ था। अब फार्म हाउस बैठा है, ठीक है, वो अपना भाई फार्म हाउस में अपने और लाइफ तो एंजॉय करने गया ना, लेकिन अपना काम भी नहीं छोड़ना। बट उससे गलती क्या हो गई, वो बाहर गार्डन में बैठकर ले रहा था। गलती ये हो गई कि जज साहब ने पूछ लिया कि आप बैठे कहाँ हो, क्योंकि उसमें गाइडलाइन थी यू मस्ट बी सिटिंग इन योर ऑफिस, उसमें ये गाइडलाइन थी। बट ही वॉज नॉट सिटिंग इन हिज ऑफिस, ऑल्दो वहां भी उसका ऑफिस था, लेकिन वो ऑफिस के बाहर बैठा था। तो कहना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मजाक उड़े किसी चीज का। अब डॉक्टर अगर सर्जरी करेगा तो ऑपरेशन थिएटर में ही तो करेगा। अब वो सोचे कि पेशेंट को ले आओ, आज यही करेंगे, सूरज की रोशनी में आज ऑपरेशन करेंगे, है ना। ऐसी रोशनी तो हमारा वो भी नहीं देगा लाइट, हमें वही करेंगे। हर चीज का अपना एक कोड होता है। उनको डांट पिटी तो सारे सुधर गए, सब ऑफिस के अंदर हो गए, सारे ड्रेस कोड में बैठना शुरू हो गए। हमने सारी जितनी भी अपनी अटेंड की सारी, उन दिनों तो खैर मैं वहीं था, तो हमने सारा ऑफिस में अटेंड किया सारा। और आप मजे की बात तक रह जाएंगे, किसी भी सीनियर ऑफिसर की छुट्टी नहीं थी कोरोना के टाइम पर भी। जब सिर्फ लॉकडाउन होता था ना, 14 दिन का स्पेशल लॉकडाउन, सिर्फ तब छुट्टी मिलती थी, बाकी किसी भी दिन हमें ऑफ नहीं मिला। आई यूज टू गो डेली इन माई ऑफिस। सारा कुछ हम ही करते थे फिर, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ को ऑफ था। क्लरिकल स्टाफ को था कि वो आप आओ या ना आओ, आपकी इच्छा है। जजेस भी अपने ऑफिस से ही करते थे, लेकिन जो जज के साथ जो रीडर्स अटैच होते हैं वो बेचारे लगे रहते थे। वो रीडर थोड़ी घर से करेगा, वो जाता था जज के ऑफिस में। कुछ जो रीडर अपने आप में पता है, मतलब एक गस्टेड ऑफिसर से ऊपर वाली रैंक पर होता है, तो सीनियर ऑफिसर्स की किसी की छुट्टी नहीं थी सरकारी में, ये सबको वहम था। ऑल तो सुविधाएं मिली हुई थी कि पिक एंड ड्रॉप, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन बहुत समस्याएं भी थी। समस्या क्या थी, आपको अब चाय नहीं मिलेगी ऑफिस में, क्योंकि सब कुछ बंद है। कुक नहीं आ रहा, खुद बनाओ चाय। आपका खाना गर्म नहीं हो सकता, अगर आप टिफिन लेकर जा रहे हो तो खुद करो गर्म। मैं अपनी टेबल वगैरह को साफ करता था, क्योंकि प्यून ही नहीं आ रहा था। उनको ऑप्शन था पूरा कि आप जाओ घर पे रह लो, हमें ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा नहीं है, मेहनत सबने की। दोनों का अलग अलग फील्ड है। सबसे ज्यादा पैसा सीए की लाइन में है। डिमांड रहेगी, तो टेंशन हम बनवा देंगे बेटा मैं आपको इनिशियल पैकेज बता देता हूँ। आपका इनिशियल पैकेज 9 लाख से कम का तो नहीं है,
इनिशियल कह रहा हूँ यार, इनिशियल कह रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ भाई। जब तक तुम जाओगे वो 12 लाख हो चुका होगा। वो क्या कम है? और ये बिग फोर्स और वो बिग फोर्स नहीं, बिग फोर्स की नहीं बता, ये नॉर्मल पैकेज की बात, ये नॉर्मल पैकेज की बात कर रहा हूँ। और आपका जो इसमें इंक्रीमेंट है विद इन 6 मंथ होता है, फिर ये नहीं कि आप साल भर वेट करोगे। परसेंटेज वाइज ये परसेंट वाइज वो भी आता है, कई चीजें वो भी आएंगी। तभी तो कह रहे हैं अपनी नॉलेज पे फोकस करो। इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी knowledge चाहिए। क्यों पढ़ा रहा है सीए? सीए इंस्टीट्यूट ही तो पढ़ा रहा है आपको, मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हटाने वाला सीनियर अगले टाइम को हटाने वाला। बेटा कुछ ना कुछ तो और लाएगा। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू चेंज करता है वो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अकॉर्डिंगली चेंज करता है। हाँ जी बेटा, आपने जब अपना राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो राइटिंग प्रोसेस के बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर क्या, कि जो लिखा उसको रिवाइज कर लो। एग्जामिनेशन हॉल में भी यही करते हो आप। आपको अभी अपने आप को एज अ स्टूडेंट सोच कर चलो, एग्जामिनेशन हॉल में सोच कर चलो। तो जब आप लिखते हो तो लिखने के बाद आपको रिवाइज करने का हर टीचर सजेस्ट करता है, और उसके बाद जब आप रिवाइज कर लेते हैं तब आप एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, और लास्ट में आप उसे पब्लिश के लिए भेज देते। तो ये राइटर की बात हो रही है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? 4 तरह के हमारे पास स्टाइल ऑफ राइटिंग है। पहला एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव, डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव। इनके बारे में छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ मैंने लिया है, थोड़ा बुक से भी छोटा किया है मैंने, तो कोशिश की है। एक्सपोजिटरी मतलब क्या है? यहाँ पर एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। क्या कह रहा है? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज राइटिंग दैट सीक्स टू एक्सप्लेन। देखो ये राइटिंग स्किल्स हैं, ये अपने आप में वन ऑफ द स्टाइल है। ये अपनी अपनी आदत होती है। कुछ लोगों को शेरो शायरी करने की आदत है। शेरो शायरी अपने आप में क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें आपको शेर पढ़ने के बाद उसको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, वो उसका एनालिसिस नहीं कर देगा। हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं, उसको फिर इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन वहां पर तो मीनिंग नहीं लिखा हुआ, वो वहां पर एक्सप्लेन नहीं थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक्सपोजिटरी फॉर्म में आ रहे हैं, एक्सप्लेन के फॉर्म में आ रहे हैं। होता है कि नहीं? तो यानी जब आपने कोई चीज लिखी जिसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो वो उस फॉर्म से अलग हो गया, उसके मीनिंग आपको तुरंत मिलेंगे ही नहीं। हम सबको हर लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर कुछ लैंग्वेज का पार्ट हमें पता हो, जैसे आप ही हम हमारे बीच में पंजाबीज हैं कई, लेकिन उनको पंजाबी फिर भी पढ़नी लिखनी नहीं आती होगी, है ना? नहीं, उसमें कोई सच है, जो सच है वो सच है। हमारी पुरानी लैंग्वेज है उर्दू, हम लोग उर्दू के कई सारे वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमें ना लिखनी आती ना पढ़नी आती। तो वो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है। जो एक्सपोजिटरी स्टाइल है उसके अंदर आप क्या करते हैं? पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आपने लिखा, आपने एक आर्टिकल लिखा, फिर उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकल को पहले से ऐसा लिख रहे हैं कि वो एक्सप्लेन आ रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है पूरा। क्या कह रहा है? द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप इज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में आपकी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स एक्सप्लेन की जाती है ना। अगर वो एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी तो क्या होगा? सिंपल कोटेशन बन जाएगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है जिससे आप समझ पाते हैं। क्या कह रहा है इसके आगे? दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग अटेम्प्ट्स टू रिलाई फैक्ट्स फॉर अ पर्पस। इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। द राइटर्स ओपिनियंस, इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर्स के ओपिनियन, उसके इमोशंस, उसकी बायसेस, पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैव नो प्लेस इन इट। ये ध्यान रखना है। जो फैक्ट है वो फैक्ट पर काम कर रहा है, उसके अपने पर्सनल ओपिनियन, उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस की यहाँ पर कोई जगह नहीं, ठीक है। इसके अंदर
एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स। क्या मैंने इसके अंदर अपना कोई ओपिनियन घुसाया? क्योंकि टेक्स्ट है ये, मैं इसके अंदर अपना ओपिनियन एंटर नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इमोशंस। पढ़ाते वक्त हो सकता है हम कभी इमोशंस में आपको कुछ समझा जाए, लेकिन बुक में थोड़ी इमोशंस लिखूंगा। न्यूज स्टोरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, ऐसे रिपोर्टिंग, इस तरीके की चीजें हमारी की बात कर रहा है। कहां पहुंच गया, सॉरी। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स टेक्स्ट बुक, रिसर्च पेपर्स। हाँ, रिसर्च पेपर्स ही मैंने बताया था, थीसिस में जब पीएचडी कर रहे होते हैं रिसर्च पेपर्स लिखते हैं आप लोग, वैसे भी लिखते हैं। प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं कॉलेज के, उनको रिसर्च पेपर सबमिट करने होते हैं, उसमें भी कुछ अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता वो, एज फैक्ट्स ओनली। इंसाइक्लोपीडियाज, कुछ बुक्स के अंदर इंसाइक्लोपीडियाज के पूरे सेट्स हैं स्कूल्स के अंदर, और कुछ बच्चों ने पढ़े भी होंगे पर्सनल लेवल पर या कहीं और से, तो आप देखेंगे इसके अंदर पूरी वास्ट नॉलेज होती है। कहीं कोई स्टोरी या कहीं कोई इसमें अपने ओपिनियन थोड़ी लिखे हैं जो एज पर फैक्ट है। इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, एसेज, रिपोर्ट्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एक्सप्लेन सारा कुछ है उसके अंदर फुल। मैंने बताया ना, अगर ऐसे कहा जाता था एक टाइम पर जब हम कॉलेज में थे कि अगर आपके पास उस वक्त, हमारे टाइम पे 7 वॉल्यूम्स थे इंसाइक्लोपीडियाज के, प्रेजेंटली मुझे नहीं पता, तो डिस्कशन होता था कि तूने कितने वॉल्यूम पढ़ लिए, तूने कितने वॉल्यूम पढ़ लिए। मतलब हम आपस में एक दूसरे के जजमेंटल स्टाइल हो जाता था। अच्छा तूने 4 ही पढ़े हैं, मैंने 5 पढ़ लिए, अच्छा मैं 6 पर हूँ, ऐसे कंपैरिजन चलता है। आजकल नहीं पता कितना, क्योंकि अब हमारे पास अपने इंसाइक्लोपीडियाज ही खत्म नहीं हो रहे, है ना। लॉ, कॉमर्स इतना वाइड हो गया है, ये अपने आप में पूरे इंसाइक्लोपीडियाज हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज पर्सुएसिव। इसका उसने नाम एक दूसरा भी लिखा है, क्या, आर्गुमेंटिव। क्या कह रहा था, एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग इज टू कन्विंस एंड इन्फ्लुएंस। आर्ग्यूमेंटिव होता ना, जैसे कभी कभी आप लोग में से एक आर्ग्यूमेंट करते हो कि सर नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टीचर के साथ हो जाता है। वो जो ऑथर है वो पहले से ही ऐसा लिख रहा है आर्ग्यूमेंटिव स्टाइल में, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। वो आपको कहां पर मिलता है, नीचे देखो पहले एग्जाम्पल में, editorials, then speeches, then business ideas, complaints, critical analysis, reviews, advertisements। तो ये अपने आप में क्या चलता है, आर्ग्यूमेंटिव, पर्सुएसिव। आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्क्रिप्टिव। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, द स्टाइल इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को, या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, या पर्टिकुलर पर्सन को, या पर्टिकुलर प्लेस को, या इवेंट को, या फिर किसी सेंस को डिस्क्राइब करना, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल नीचे देख लो एक बार, पहले का बीच का पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हमने बोल्ड किया हुआ है कुछ है, पोएट्री, डायरीज, पार्ट्स ऑफ लार्ज स्टोरीज, नॉवेल्स। ये क्या है, इसका जरा एक बार देखना मीनिंग। ये ट्रैवल के जो ब्लॉग्स होते होंगे, या तो ये वो है ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग्स, वही है ना। इसका बीच का जरा एक बार बोल्ड पार्ट पढ़ लीजिए। एक बार बीच का बोल्ड पार्ट पढ़ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, बताइए। जो ट्रैवलर्स के जो ब्लॉग्स होते हैं, क्या पूछ रहा हूँ मैं, तभी पूछ रहा हूँ। देखो ये डिफरेंस समझ लीजिए, कभी भी कोई दो कॉन्सेप्ट जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंस पर फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों के अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा था, ये क्या कहना चाह रहा है। बोल्ड वाला, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एज
an expository and descriptive explanation. The reader has to assess whether the writing is more subjective or objective. सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, इस पर फोकस करना पड़ेगा. क्या कह रहा है? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज इम्पार्शियल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स. वो हमने पहले ही पढ़ा था कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स रहेगा, ठीक है ना. वेयर एज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज मोर पर्सनलाइज्ड अकाउंट बाय ऑथर. वो फैक्ट से दूर नहीं जाएगा और ये पर्सनलाइज्ड हो सकता है, यानी अपने ओपिनियन डाल सकता है, अपने क्रिटिसिज्म डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना. जबकि हम पोइट्री तो जानते ही हैं, बहुत सारा पोइट्री पार्ट आप देखते होंगे क्रिटिसिज्म वाला होता है. पोइट्री के अंदर क्रिटिसाइज करते हुए नहीं कर रहे होते पोइट्री. देन नैरेटिव. नैरेटिव क्या होता है? नरेट करना, स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग है ना. तो देखो नैरेटिव के अंदर क्या बोल रहा है, स्टोरी टेलिंग है ये. इसकी जरा टेक्निक्स एक बार पढ़ लीजिए. टेक्निक्स यूज्ड इन नैरेटिव राइटिंग इंक्लूड. इसके अंदर जो एक बीच का पार्ट है, टेक्निक्स यूज्ड इन, बाकी कहीं नहीं आया, नैरेटिव के अंदर आ रहा है. जूम क्या कह रहे हो? एक बार पढ़ लो जल्दी से इसे. बताइए क्या स्टोरी टेलिंग में क्या कह रहा है, किस तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं? इंटरेस्टिंग बनाना पहली बात है ना. वेल डेवलप्ड प्लॉट. जब कोई स्टोरी आप सुनेंगे, जैसे आप कभी किसी प्रीचिंग हाउस में जाएंगे जहाँ पे साधु महात्मा बैठ के जो वो इस सब चीजों को यूज कर रहे होते हैं, उन्हें पढ़ा नहीं होता है सब, लेकिन यूज कर रहे होते हैं, उसी को एनालिसिस करके चैप्टर बने. तो बीच बीच में क्या करते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज का इनपुट करते हैं. कोई पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर स्टोरीज हैं, तो उन छोटी छोटी स्टोरीज के साथ वो चलते हैं. उनको फिर वो वाइब्रेटिंग बना देते हैं. स्टोरीज के अंदर कुछ हुआ कुछ हुआ. देन क्लियरली आइडेंटिफाइबल थीम. अपने थीम से नहीं हटते वो, यानी आपको अगर वो स्टोरी सुना रहे हैं तो स्टोरी को सुनाते इस तरह से कि आपको थीम की तरफ ले जाते हैं. जैसे अभी अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है, आपने देखा होगा, ब्रह्मास्त्र, है ना. वो स्टोरी सुना रहे हैं, सारा फिक्शन है नो डाउट, लेकिन वो स्टोरी सुना रहे हैं, तो स्टोरी सुनाते हुए वो आपको कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस कर जाएं कि जो वाइब्रेशन हुई है, वाइब्रेंट जो हो रहा है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है. आपको गलत नहीं लगेगा, क्योंकि आपके आसपास भी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ अलग तरह की स्पेशल पावर्स होती है कि नहीं. तो जो वो स्पेशल पावर्स होती है, तो आप कभी एनालाइज करोगे तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं. जैसे आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट में, अभी पीछे मैं एक बार देख रहा था एक वीडियो की, ऐसी मार्केट में कार लॉन्च कर रहे हैं, कार ट्रक इवन अदर कंट्रीज में तो कर रहे हैं, कि वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा. अगर मार्केट में सारी उसी तरह की कार आ गई तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा. उसमें कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस, कुछ इस तरीके का क्रिएशन किया जा रहा है कि कार अपने आप एक ब्रेक सिस्टम हो जाएगा. जैसे आप चलाओ, फुल स्पीड पे चलाओ, एक्सीलेटर पूरा दबा दो, अगर आगे कोई दूसरी कार है तो वो एक्सीलेटर आपका काम ही नहीं करेगा, वो अपने आप ही स्पीड कम हो जाएगी, वो उतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा. लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह वो पहले ही जज कर लेगी, वो इतनी ज्यादा साइंटिफिक कार होगी. ऐसा लॉन्च हो गया है. और
आप मजे की बात है कि मेरे साथ क्या हुआ कि ये मेरे साथ एक लड़का टकराया, एक स्टूडेंट टकराया जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज। वो मुझे टकराया प्रगति मैदान में, जो आपका ट्रेड फेयर लगता है। आप सोचो व्हेन आई वाज 18-19, तब वो मुझे टकराया, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, वो भी टॉकेटिव होगा, दोनों बैठ गए और बात करते रहे। उस लड़के ने मुझे आइडिया दिया कि ही इज वर्किंग ऑन इट। तब मैंने मजाक लिया। अब उस टाइम कोई आपसे कहे, जिस टाइम मतलब एक स्कूटी का युग था, कार तो बहुत दूर की बात है, उस युग में वो हमें मुझे बोल रहा है कि यार डिजाइनिंग अ कार। अच्छा भाई, डिजाइन कर रहा कार, मतलब हालांकि दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, घर आना जाना उससे शुरू हो गया था, लेकिन मैं कभी उसके उस फॉर्मूले से या उसके जो अंदर का फिक्शन चल रहा था उसके विजन से कभी कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन अब जब सुना इस एज में आकर, तो मुझे सरप्राइज हुआ कि यार ऐसा पॉसिबल है इसका मतलब। अभी आप यूट्यूब पर डालकर देखना, किसी कंट्री के अंदर रिसर्च चल रही है, इनफैक्ट उसमें तो रिसर्च ये तक चल रही है कि जो बड़े बड़े भारी ट्रक्स हैं वो भी नहीं हिट कर पाएंगे, उनके अंदर कुछ इस तरीके का एक सिस्टम लग जाएगा। अब सोचो कितना इमेजिनेबल है और कितना अच्छा हो जाएगा कि कम से कम एक अनफॉर्चुनेट डेथ नहीं होगी किसी की, जैसे जो हो जाती है, बट वो है तो चल रहा है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड लाइन में, वो आप समझ गए, उसके अंदर सारा इतना सारा हमारे टेक्निक्स यूज हो रही हैं, टेक्निक्स इन द सेंस कि जिससे आप जब स्टोरी टेलिंग करें तो वो बोरिंग ना हो और बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मास्त्र में जो स्टोरी टेलिंग हो रही है वो इस तरह से बन रहा है कि दिखा फिक्शन रहे लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। इसमें क्या क्या आ जाता है देखो, नॉवेल्स, स्क्रीन स्क्रिप्ट, प्लेज, स्टोरीज, लीजेंड्स, पोएम्स, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, मेमोरीज और सॉन्ग्स। मेमोयर्स एक बार देखो क्या है, कुछ एक वर्ड्स मैंने भी इसमें से नए नए सुने हैं। मेमोयर्स ये वाला कोई मेमोरी से रिलेटेड होगा ना ये, मेमोरी से रिलेटेड है, देखो जल्दी जल्दी करो। हाँ वही है, संस्मरण, वही है, उसी उसी का ही एक, उसी का ही एक पार्ट है, मेमोरीज का ही पार्ट है। हाँ हाँ वही है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेमोरीज का ही पार्ट है। ये आपके लिए बेटा कह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स, जो आप लोग लिखते हो, इसीलिए इसको लाइटली मत लो, समझ लो जरा, एक बार पढ़कर समझ लो। गुड राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल कीज टू सक्सेस इन एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। राइटिंग स्किल अपने आप में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है और इम्प्रूव कर सकते हो, जिसके अच्छे नहीं हैं उनको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में जो स्पीड ऑफ सक्सेस है वो इफेक्ट होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप वो डिफरेंस रियलाइज करेंगे। कुछ लोगों ने तो स्कूल में भी देख लिया होगा कि टीचर्स किस बच्चे को ज़्यादा आगे ले जाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके पीछे यही होता है, टीचर्स भाप जाते हैं कि इसके स्किल्स अच्छे हैं तो इसको यूज़ कर लो। ये आगे जाके जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होगा तो बड़ा आपको हर्ट होगा। तो इसलिए जिस एज में आप हैं उस एज में आपको ये राइटिंग स्किल डेवलप करने बहुत इसेंशियल है और आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने ये चीजें डाली हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हो और बहुत सारे नहीं भी करते होंगे। जो नहीं करते वो समझो कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी।
जब आप जाकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहां पर आपके सामने जो सीनियर्स हैं, पता चला कि 20 सीनियर्स आपके सामने बैठे हैं, वन ऑफ देम आप हैं, तो 19 लोग में से पता चला 18 लोग तो सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हैं। जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे आप जब एक बार बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश, तो यू ऑल्सो फोकस ऑन वोकेबुलरी। आपकी, सुन लो मेरी बात बेटे, आपकी वोकेबुलरी बेटा उसी तरह की स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपकी वोकेबुलरी उसी तरह से स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि फिर आप रोज नई नई चीजें सीखेंगे। और उस टाइम पर अगर हम कहीं पर किसी वोकेबुलरी में वीक रह गए तो उसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है सीधा आपके प्रोफेशनल करियर पर। इसलिए आप लोगों को इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मैगजीन्स पढ़ा करो। अभी नहीं, एग्जाम के बाद और स्टार्ट कर देना। अभी सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर आप छोड़ सकते हो, लेकिन करो बेटे फोकस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है? हेल्प स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिमेंबर रिसेंटली लर्न मटेरियल। बहुत सारे बच्चों को, सुन ले बेटा, तेरे काम की चीज है ये, तेरे काम का ही पॉइंट आया है, पॉइंट आउट करने को फोकस, मुझे मत मजबूर किया करो। हेल्प स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिमेंबर रिसेंटली लर्न मटेरियल। आप लोगों के साथ बहुत होता है, साफ बोल रहा हूं मैं। ये जब आप लोग बोलता हूं तो मैं आप सबके लिए नहीं बोल रहा, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हम जल्दी भूल जाते हैं। और जल्दी भूलने के पीछे प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। हमने याद किया हुआ होता है इंग्लिश में, और हमारी मदर टंग हमारे दिमाग में घुसी हुई है, दिल और दिमाग में हर जगह हिंदी। आप हिंदी वाला चीजें क्यों नहीं भूलते, इंग्लिश वाली क्यों भूलते हो? कभी एनालाइज किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मदर टंग। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर हमारे अपने स्टाइल से घुसती है वो जहन में जाती है और वहीं अटक जाती है। जो चीज जबरदस्ती हम अंदर घुसाते हैं वो उतनी स्पीड से बाहर भी निकल जाती है। दैट्स व्हाई आप लोगों को ट्राई करना चाहिए बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी को छोड़ो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ये सीधा कॉमर्स स्टूडेंट्स के ऊपर हिट हो रहा है, मैं तो साफ कह रहा हूं। मीन्स बाय विच एजुकेटर्स असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। जैसे हम लोग आप लोगों को फोकस करा रहे हैं कि भैया लर्निंग बढ़ाओ, इनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन। जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी होगी, आपका स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एसेंशियल फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे होते हैं ना, इस एज में भी हमारे पास कुछ बच्चे टकराते हैं, जो कभी कभी हमारे साथ बैठ जाते हैं कि सर मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये तो हम लोग थोड़े से रफ टफ फैमिली के लोग होते हैं ना, तो इसलिए हमारे ऊपर फोकस नहीं किया जाता। नहीं तो जो बहुत प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वहां पर एक टीचर अलग होता है, जिसका काम सिर्फ क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग, है ना, साइकोलॉजिकल वे में। हमारे स्कूलों में कभी आया कोई? मतलब अच्छी बात है, आया है तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों में आने लग गए हैं, लेकिन मैंने तो कभी मेरे स्कूल में नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उनको स्कूल लेवल पर समझ आ गया ना कि जरूरत है, समझ आया ना। तो अच्छे स्कूल्स अब इस पर फोकस करने लग गए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो कहना चाह रहा है कि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, हम पढ़ते नहीं है ना, आप कभी एनालिसिस नहीं करते होगे। आपने कभी पढ़ा है किसी बच्चे ने भी कि पेट में दर्द होता है तो क्या करें? वो तो डॉक्टर दे ही देगा। खुद कभी एनालिसिस किया है?
सबने नहीं किया होगा, चलो ऑन एन एवरेज तो इसका मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया, तूने एक ने दिया। बात करना है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हर कोई नहीं करता ना। तो यहाँ पर बात वही है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आप जब अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे राइटिंग स्किल्स में, वो राइटिंग स्किल्स से समझाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने आप को टटोल पाएंगे कि व्हाट यू नो, आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा कर सकने की आपके अंदर ताकत है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग स्किल्स में, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर वो पॉइंट बोल रहा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, तो यहाँ पर राइटिंग से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्या लिंक है कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, मैं कह रहा हूं नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बेटा। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज्ञाता टाइप के कि आप उनके पास जाएंगे तो कहेगा एक सेंटेंस लिख कर दो, आपके वो सेंटेंस को पढ़ेगा, उसको एनालाइज करेगा और उससे बता देगा कि आप क्या क्या हैं, आपके सिग्नेचर से बता देते हैं। है तो सबके अपने अपने एनालिसिस है, ये आप भी एनालाइज कर सकते हो। जब आप लिखना शुरू करोगे, पहले नॉलेज तो हो उतनी, लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे चेतन भगत जो इंजीनियर से अगर राइटर बना, तो उसने कभी लिखा होगा तभी तो उसको समझ में आया होगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, चेतन भगत यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है। आपके पास भी है, आप लिखना शुरू करेंगे, अगर कभी कभी पता चला कि आपके आर्टिकल इतने पॉपुलर हो गए कि आपने न्यूज़पेपर में रेगुलर लिखना शुरू किया, आपके पास एक रेगुलर चेक आना शुरू हो गया, इसमें भी करियर है, पार्ट टाइम करियर, पार्ट टाइम आपके पास इनकम आ जाएगी। कह रहे व्हाट डज इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग लुक लाइक, ये क्वेश्चन एक बन जाता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही दे रखा है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन फॉर्मेट में ही दे रखा है। क्या कह रहा है, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इन बिजनेस राइटिंग, यहां पर बिजनेस राइटिंग पर फोकस कर रहा है वो। अब आपको सीधा अटैच कर दिया, क्योंकि आप सीए की कोचिंग कर रहे हैं, तो आप सीए की कोचिंग में, सीए की स्टडी के अंदर आप कहीं ना कहीं किसी बिजनेस के साथ एसोसिएट होंगे, इसलिए आपको अब उससे समझा रहा है। पहले पर्सनली समझा रहा था, अब आप कह रहे हैं बिजनेस के साथ कैसे रिलेट करेगा आपको एज अ सीए। आपको क्या करना है, क्लियर पर्पस। जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आपके पास पर्पस हो कि आप क्या लिख रहे हो, रिपोर्टिंग लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, तो पर्पस आपको क्लियर हो। तो पर्पस क्लियर होगा तभी तो आप करोगे। देन क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, प्रेसी राइटिंग, आपको क्लैरिटी होगी तभी तो आप उसी हिसाब से उसको कंसाइज कर सकते हो। हमें पता है कि लेटर कैसे लिखना है, तो आप उसके हिसाब से लिख दोगे, तो इसलिए आपको जरूरी है। देन टारगेट ऑडियंस, आप किसको लिखना चाहते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को एड्रेस करना, अपने स्टाफ को एड्रेस करना चाहते हो, उस हिसाब से लिखोगे। आप अपने सीनियर को एड्रेस करना चाहते हो, आप उस हिसाब से लिखोगे। आप पूरे क्राउड को करना चाहते हो, तो आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी आपको क्या चीज लिखनी। देन सुइटेबल टोन, जब आप स्टूडेंट हैं तो आपकी टोन एक अलग होगी, और जब आप कहीं पर टीचर बन जाएंगे, आपके एज के बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो वहां पर टोन चेंज हो जाती होगी। जब आप पेरेंट्स के सामने जाते होंगे तो टोन अलग चेंज हो जाती होगी। ठीक है, तो सुइटेबल टोन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आपको डिपेंड करता है कि आप किसके सामने एड्रेस कर रहे हैं, तो आपकी टोन उसी हिसाब से सुइटेबल होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस की बात कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, फिर वही बात आ गई, यहाँ पर मैंने ऊपर स्टार्ट किया कि आपने लेटर लिखना है, आर्टिकल लिखना है, आपको रिपोर्ट बनानी है, आपको क्या करना है, तो उसी हिसाब से आपको एक सुइटेबल फॉर्मेट लेना है, जो आगे हमने कई फॉर्मेट्स अभी पढ़ लिए। पर्सनल ओपिनियंस एंड इमोशंस, बिजनेस के अंदर कई जगह आपको पर्सनल ओपिनियन देने का चांस मिलेगा, तो वहां पर आप पर्सनल ओपिनियन दे पाएंगे। ठीक है जी। क्या चीज,
मैंने कहा हर जगह नहीं है, कई जगह जहां आपको पर्सनल ओपिनियन का स्पेस है। ऐसे थोड़ी कि हर जगह शुरू हो जाएंगे। हम जब पढ़ाते हैं तो हम पर्सनल ओपिनियन का स्पेस दे देते हैं, लेकिन लेकिन मैं जज साहब के सामने खड़ा होता हूँ तो थोड़ी पर्सनल ओपिनियन दे पाता हूँ कि जज साहब जरा एक बार सुन लो, मेरी सुनो, यहाँ की बात सुन लो। वो कहेगा हाँ मेरे यहाँ की बात सुन लो, 3 महीने के लिए घर बैठो। भाई ये तो मैंने आपको भी बताया था, हर जगह अवेलेबल नहीं है। अभी पीछे कुछ सीए से भी गड़बड़ हुई है, जरा न्यूज में डालकर देखना, एक आया था, उसका भी 1 साल के लिए सस्पेंड हुआ है लाइसेंस। किसी सीए का सस्पेंड किया लाइसेंस। मैं भूल गया हूँ, मैं रीजन पढ़ा था, लेकिन कई चीजें एक साथ पढ़ी थी तो उसका मिक्स नहीं। अभी रिसेंटली पढ़ा, रिसेंटली एकदम वो जजमेंट आई है। आपके सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ किया उसके साथ, सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से, मतलब जजमेंट वैसे नहीं है, जजमेंट होता तो उसका पीडीएफ निकाल लो, लेकिन वो सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्शन लिया है तो जजमेंट फॉर्मेट में नहीं था वो, तो उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ा तो मैंने भूल गया कि क्या था, कुछ लिखा हुआ था उसमें, तो कुछ ये है उसमें एक्सप्लेन करने में पता नहीं कुछ इस तरीके का। आज बेटे मैं छोटा सा टेस्ट जरूर लूंगा, तो बी प्रिपेयर्ड, है ना। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि फट्टे मत मारना, है ना, जबरदस्ती के अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट मत घुसाना। आपको फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये आधे आधे घंटे का मैं ये राइटिंग स्किल्स पर फोकस कराना चाह रहा हूँ। उस दिन मैंने छोटा सा आप सबसे लिखा था तो मैंने कहा था वो लहरें नहीं बननी चाहिए, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अभी तो आप घर बैठे दे रहे हो, तो घर बैठने में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बच्चा कोई बेड पर लेटा हुआ ही लिख रहा है आराम से। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको घर के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि घर पर जब वो आधा घंटा दें तो प्लीज ईमानदारी से ये सोच कर देना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। अभी सिर्फ आपके कंफर्ट पर मैंने करा है, इसीलिए मैंने 6:30 to 7 का टाइम रखा है। आपका कंफर्ट जोन है, पूरा घर में आराम से बैठे होंगे, कोई काम धाम कुछ नहीं है। अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना कि भैया हाफ एन आवर के लिए डिस्टर्ब मत करना। ये क्यों होता है मैं बताता हूँ, ये एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूँ। कुछ घर के अंदर पेरेंट्स भी लाइटली लेते हैं अपने बच्चों को, कुछ घर, पहले कुछ बोला नहीं, कहीं दिल पर मत ले जाना। तो लेट देम ऑल्सो रियलाइज कि भैया उस फैमिली के बच्चों को कि जब आप बताओगे कि पापा या मम्मी या भाई या बहन या जो भी है कि प्लीज 6:30 to 7 डोंट डिस्टर्ब, उससे क्या है कि उनके अंदर भी फीलिंग आनी शुरू होगी। जैसे जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त पेरेंट्स एकदम अलर्ट हो जाते थे ना, तो आप समझ लो उस तरीके की बिहेवियर। क्या और चलो कोई नहीं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।